20 जुलाई 1969, लोकेशन है मून। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन अपने मून लैंडर से बाहर निकलते हैं। वो सीढ़ी से नीचे उतरते हैं और बोलते हैं, It's one small step for man, one giant leap for mankind. और जैसे ही वो चांद पर अपना पहला कदम रखते हैं, पीछे से आवाज आती है, अब ये सारी चीजें समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा 1950s में, जहां पर एक साइड था अमेरिका और दूसरी साइड था सोवियत यूनियन। ये दोनों सुपर पावर्स उस टाइम पर एक दूसरे को हर चीज में हराना चाहते थे एंड अब उनके लिए नेक्स्ट बैटल डेस्टिनेशन बन गया था आसमान। और बातें तब बढ़ गई जब 4 अक्टूबर 1957 में सोवियत यूनियन ने लॉन्च किया अपना स्पुतनिक सैटेलाइट, जो कि इस पूरी दुनिया का सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था। अब ये सुनते ही अमेरिका पागल हो चुका था, क्योंकि इसका मतलब ये था कि अब सोवियत यूनियन की टेक्नोलॉजी अमेरिका से आगे थी। लेकिन सोवियत यूनियन सिर्फ यहीं नहीं रुकी। 1961 में सोवियत कॉस्मोनॉट यूरी गैगरिन स्पेस में चले गए एंड वो स्पेस में जाने वाले पहले इंसान बन गए, जिसकी वजह से अब अमेरिका शांत तो नहीं बैठने वाला था। एंड ठीक उसी साल उस टाइम के अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्पीच दी। We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. एंड इसीलिए ये सिर्फ एक स्पीच नहीं रह गई थी, ये एक नेशनल मिशन बन चुका था। फिर नासा ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स सब कुछ लगा दिया, अलोंग विद 8 साल ऑफ साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जस्ट टू गो टू द मून। लेकिन ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि अपोलो 1 में ही एक ट्रेनिंग एक्सीडेंट में तीनों एस्ट्रोनॉट्स जो मून पर जाने वाले थे ऑर्बिट करने के लिए, उनकी ट्रेजिकली डेथ हो गई। लेकिन अभी भी अमेरिका इतना सीरियस था मून पर जाने के लिए कि इस ट्रैजिक डेथ के बाद भी, इस ट्रैजिक एक्सीडेंट के बाद भी उनको मून पर जाना ही था। एंड प्रोग्राम बिल्कुल भी नहीं रुका। अपोलो 7, 8, 9 और 10 सब के सब प्रैक्टिस मिशन थे, जिन्होंने हर चीज को टेस्ट किया। और फिर आया 20 जुलाई 1969, अपोलो 11, जो कि हिस्ट्री का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिक डेज बन गया। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज ऑल्ड्रिन, माइकल कॉलिंस, ये 3 इंसान थे जो उस टाइम पर चांद पर गए। अब कॉलिंस अपोलो के लूनर ऑर्बिटर में ही मून के ऑर्बिट में रुके रहे एंड बज ऑल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपने लूनर मॉड्यूल, जिसका नाम ईगल था, उसे लेकर मून पर चले गए। अब जैसे ही इन्होंने मून पर टच डाउन किया, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने एक बहुत ही आइकॉनिक मैसेज कमांड सेंटर को भेजा एंड वो मैसेज था, द ईगल हैज लैंडेड। पूरी दुनिया ये सुनकर खुशी से झूम उठी। और फिर वो हिस्टोरिक मोमेंट आया जहां पर लूनर मॉड्यूल के स्टेयरकेसेस खुले एंड उसमें से नील आर्मस्ट्रॉन्ग नीचे उतरे। और जैसे ही उन्होंने अपना पहला कदम रखा मून के ऊपर, उन्होंने बोला वो फेमस डायलॉग जो आज भी स्पेस एक्सप्लोरेशन को डिफाइन कर देता है, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। इमेजिन करिए, इंसान उस टाइम पर मून पर, चांद पर चला गया एंड वहां जाकर ये आइकॉनिक चीज बोल रहा है। यही ह्यूमैनिटी और मैनकाइंड के हौसले और ताकत का एक प्रमाण है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन ने वहां पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए, उन्होंने रॉक सैंपल्स लिए एंड उसके बाद 2.5 घंटे मून की सरफेस पर स्पेंड करने के बाद वो लोग अपने लूनर मॉड्यूल में वापस गए, ऑर्बिटर में गए एंड वहां से टेक ऑफ करके अर्थ पर आ गए। लेकिन ये अपोलो मिशन कुछ अपोलो मिशंस के बाद आया था एंड इसके बाद और भी अपोलो मिशंस हुए थे एंड टोटल 9 अपोलो मिशंस हुए थे, जिसमें 6 बार अपोलो मिशंस में लोग मून पर लैंड किए थे। एंड सिर्फ 12 ऐसे एस्ट्रोनॉट्स हैं हिस्ट्री में जिन्होंने मून की सरफेस पर कदम रखा है एंड ये आखिरी बार हुआ था 1972 में।
अब आते हैं उस सवाल पर जो लोग हमेशा मून लैंडिंग को लेकर पूछते हैं, एंड वो सवाल है कि क्या ये सब फेक था। अब कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट के पास बस कुछ लिमिटेड चीजें हैं जिस पे वो हर बार उठाकर बोलते रहते हैं कि ये मून लैंडिंग्स फेक थी, लेकिन आज हम 3 फेमस चीजों को डिबंक करेंगे या लेट्स से उन पे लाइट डालेंगे साइंस और लॉजिक की, ताकि लोगों को ये समझ में आए कि क्यों ये सारी चीजें फेक नहीं की जा सकती या क्यों ये सारी चीजें फेक नहीं है। अब सबसे पहला क्लेम जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स का होता है वो होता है कि मून पे जो फ्लैग लगाया था अमेरिका का एस्ट्रोनॉट्स ने, वो फ्लैग हिल क्यों रहा था जब मून पे कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है एंड इन टर्न कोई हवा ही नहीं है। अब पहली बार सुनने में ये सवाल बिल्कुल ही वैलिड और सही लगता है, लेकिन इसके पीछे बस एक बेसिक फिजिक्स है। तो बेसिकली मून की सरफेस पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो अगर आप कोई ऐसे कपड़ा लटका देंगे तो वो एक नॉर्मल कपड़े की तरह बस वहीं रैप होकर लटका रहेगा, जैसे अगर आप उंगली से अपना कोई कपड़ा पकड़ ले तो इसीलिए अमेरिका का फ्लैग स्ट्रेट रखने के लिए उसमें एक रॉड लगाई गई थी जो इस रॉड से कनेक्टेड थी, एंड वो रॉड सीधा रख रही थी अमेरिकन फ्लैग को। एंड जब नील आर्मस्ट्रांग ने साइड वाला रॉड पकड़कर जमीन में गाड़ा मून के, तो वो फ्लैग थोड़ा सा हिला, क्योंकि वो तो बेसिक चीज है, कोई भी चीज ऐसे वाइब्रेट करेगी तो सामने वाली चीज जो साथ में अटैच्ड है वो तो वाइब्रेट करेगी ही। लेकिन अगर आप फुल वीडियो ओरिजिनल फुटेज देखें तो उसमें वो फ्लैग हल्का सा मूव करने के बाद वापस रुक गया था। लेकिन अगर वहां पर एटमॉस्फेयर होता, हवा चल रही होती, तो फ्लैग बिल्कुल भी रुकता नहीं। एंड इस फ्लैग का रुकना ही एक प्रूफ है कि ये फेक नहीं था, एंड असली में वो फ्लैग मून पर ही लगाया गया था। जब एस्ट्रोनॉट्स मून पर भी गए हैं तो उनकी जो फोटोज ली गई थी उसमें भी उनको स्टार्स नहीं दिखे थे, एंड यहीं से लोग ये कॉन्स्पिरेसी बना देते हैं कि क्योंकि स्पेस में तो स्टार्स होते हैं एंड इन पिक्चर्स में स्टार्स नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये सारी चीजें फेक हैं एंड इनको CGI या अभी के टाइम पे AI से बनाया गया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये चीज डिपेंड करती है मोर ऑन आवर आईज एंड कैमरा के शटर स्पीड पर। तो बेसिकली जब भी हम किसी ब्राइट चीज को देखते हैं तो हमारा जो आइरिस है वो छोटा हो जाता है इन ऑर्डर टू ब्लॉक कुछ लाइट जो उस ऑब्जेक्ट को हमें देखने से रोक रही होती है। तो इसीलिए हमारी आंख एडजस्ट हो जाती है उस पर्टिकुलर ब्राइट ऑब्जेक्ट के ऊपर, एंड जो छोटी मोटी ब्राइट लाइट्स और जो हमारे आंखों में आ रही थी वो नहीं आ पाती हैं, जिसकी वजह से हम वो पीछे वाली चीजें नहीं देख पाते हैं। एंड इसी वजह से जो एस्ट्रोनॉट स्पेस में भी जाते हैं वो भी ये बताते हैं कि उनको स्पेस में स्टार्स दिख नहीं पाते, क्योंकि पीछे सन होता है उनके, या कहीं पे भी सन होता है, जिसकी वजह से सन जब किसी चीज को इल्यूमिनेट करता है तो पीछे वाली लाइट्स हमारी आंख में घुस ही नहीं पाती, जिसकी वजह से हम स्टार्स को नहीं देख पाते। एंड यही सेम चीज मून लैंडिंग के टाइम पे भी हुई थी, जहां पर एस्ट्रोनॉट तभी स्टार्स को देख पा रहे थे जब वो शैडो में थे वो मून मॉड्यूल के, जहां पर वो अपना वाइजर ऊपर करते हैं, देखते हैं, एंड 30 मिनट्स या 20 to 30 मिनट्स वो आंखों को एडजस्ट करते हैं, एंड फिर वो स्टार्स को देख पाते हैं जब उनके अराउंड का एरिया थोड़ा सा डार्क होता है। एंड ये चीज अभी आर्टेमिस 2 के मिशन में प्रूव भी हो जाती है, जहां पर जब सोलर एक्लिप्स हुआ एंड डार्कनेस बहुत ज्यादा हो गई, तब इन एस्ट्रोनॉट्स ने एक फोटो ली जो कि थी मिल्की वे गैलेक्सी की, एंड उसमें आपको भरपूर स्टार्स दिख रहे हैं। तीसरा और सबसे फनी क्लेम यह है कि उस टाइम पर स्टैनली कुब्रिक ने एक मूवी बनाई थी जो कि थी 2001 अ स्पेस ओडिसी, एंड उन्होंने उसमें ऐसी विजुअल इफेक्ट्स यूज किए थे जो शायद आज की फिल्मों में आपको देखने को मिल जाती हैं। तो जब इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स के पास कुछ नहीं बचता है तो वो ये पॉइंट लाकर उठा देते हैं हर बार कि मून लैंडिंग को स्टैनली कुब्रिक ने डायरेक्ट किया है। एंड ये क्लेम तो इतना ज्यादा बढ़िया साउंड करता है कि हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई ये क्लेम उठाकर फेंक ही देता है एक रियल मून लैंडिंग बिलीवर के मुंह पे। लेकिन इसका जवाब भी बहुत ही सिंपल सा है। अपोलो प्रोग्राम में 4 लाख लोगों ने काम किया था, साइंटिस्ट, टेक्नीशियंस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, कॉन्ट्रैक्टर्स एंड पता नहीं कौन कौन। इतने सारे लोगों का इतने सालों तक इतना बड़े झूठ को कवर अप करके रखना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और ये बात लॉजिकली और प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस टाइम पर अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन था सोवियत यूनियन, एंड अगर
जमीन पर कोई गलती हो जाती अमेरिका से या एक्सपोज करने का कोई भी मौका मिलता, सोवियत यूनियन उस टाइम छोड़ता ही नहीं, क्योंकि सोवियत यूनियन ने हर एक एक चीज को ट्रैक कर रखा था। लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया या कुछ नहीं कहा, क्योंकि कुछ था ही नहीं कहने के लिए, क्योंकि ये सब कुछ फेक तो बिल्कुल नहीं, एकदम रियल था। एंड फाइनली हमारे पास एक इंडियन प्रूफ भी सामने है। इसरो के चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने 2021 में अपोलो 11 और अपोलो 17 की लैंडिंग साइट्स को फोटोग्राफ किया है। एंड इन फोटोज में इसरो की बाय द वे इक्विपमेंट्स और ह्यूमन फुटप्रिंट्स आसानी से विजिबल है। एंड हमारे देश के स्पेस एजेंसी ने ये कंफर्म किया है। तो इसरो अपने ही देश के लोगों से झूठ क्यों बोलेगा? अब बात करते हैं आर्टेमिस की, जो कि अपोलो का सिस्टर मिशन कहा जा रहा है। लेकिन अपोलो से इस बार बहुत कुछ अलग भी है, क्योंकि आर्टेमिस वाले मिशन में पहले तो आर्टेमिस 1 को भेजा गया था 1 नवंबर 2022 में, जहां पर आर्टेमिस 1 लूनर ऑर्बिट को ऑर्बिट करके बहुत सारी चीजें देखकर टेस्ट करके वापस आया सक्सेसफुली एंड लैंड कर गया, मतलब स्प्लैश डाउन कर गया अर्थ पर। अब इससे जो भी डेटा मिला वो आर्टेमिस 2 में अभी यूज हुआ। एंड उसमें लूनर ऑर्बिट में 4 एस्ट्रोनॉट्स गए एंड उन्होंने टेस्ट किया कि लूनर ऑर्बिट में ये जो स्पेसशिप है उनकी वो सही चल रही है कि नहीं। एंड जब ये ओरायन स्पेसशिप टेस्ट हो गई और ये आर्टेमिस 2 का क्रू वापस अर्थ पर अच्छे से स्प्लैश डाउन कर गया, अब आर्टेमिस 3 और आर्टेमिस 4 में नासा लैंड करने वाली है मून पे एंड वहां पर बनाने वाली है एक लूनर बेस। और लूनर बेस सिर्फ इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि हमें एक लूनर बेस बनाना है, नासा वो इसलिए बना रही है क्योंकि फ्यूचर में उनका प्लान है मार्स तक जाने का। लेकिन अर्थ से डायरेक्टली मार्स जाना बहुत ही मुश्किल है। एंड अगेन लूनर बेस से भी इतना नहीं है कि लूनर बेस डायरेक्टली मार्स तक आपको पहुंचा देगा, बट कहीं ना कहीं हमें एक आइडिया मिलेगा कि हम मार्स तक कैसे पहुंच सकते हैं। अब बहुत सारे लोग इसमें यह भी बोल रहे हैं कि तुम 54 इयर्स पहले मून पे गए थे, तुमने ये सारी चीजें स्टडी की थी, फिर तुम आए थे वापस, तो 54 इयर्स बाद तुम्हें फिर से क्रू को सिर्फ भेजना क्यों पड़ रहा है, सिर्फ मून को स्टडी करने के लिए, जाके सीधा लैंड कर लो। तो इसका आंसर यह है कि लास्ट टाइम सैटर्न 5 नाम का स्पेसशिप यूज हुआ था, जो कि उस टाइम का स्पेसशिप था। एंड अभी इस टाइम पर SLS स्पेसशिप है, जो कि हमारा सबसे पावरफुल स्पेसशिप है अर्थ पर। एंड इसको टेस्ट किया जा रहा है, ओरायन स्पेसशिप को टेस्ट किया जा रहा है कि ये कैसा बिहेव करते हैं लूनर ऑर्बिट में, क्योंकि 54 इयर्स पहले की टेक्नोलॉजी और अभी की टेक्नोलॉजी में बहुत डिफरेंस है। अब लोग इसमें ये बोलते हैं कि भाई नासा तो इस बार भी सब कुछ फेक कर सकता है, सब कुछ गलत दिखा सकता है, कुछ भी हमें दिखा सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं बताता हूं अच्छे से कि क्यों। क्योंकि इस बार सिर्फ नासा नहीं, कनाडा की स्पेस एजेंसी, जापान की स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी सब मिलकर इस आर्टेमिस प्रोजेक्ट को चला रहे हैं। मतलब कि वो इस आर्टेमिस अकॉर्ड्स के पार्टनर्स हैं। तो इतने अलग अलग देश मिलके एक इंटरनेशनल फ्रॉड तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना और रशिया अपना खुद का एक अलग मून प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। एंड इस टाइम पर यूएस अगर कोई भी गलती करता है तो चाइना और रशिया सबसे पहले यूएस को एक्सपोज करेंगे। तो द फैक्ट कि चाइना और रशिया अभी तक शांत है इन इटसेल्फ इज अ प्रूफ कि यूएस ने या नासा ने ये चीज फेक नहीं की है। एंड हम सही में आर्टेमिस 2 में लूनर ऑर्बिट में गए हैं, वहां पर टेस्ट करके आए हैं। तो इसीलिए कंपटीशन ही इस मिशन की असली ऑथेंटिसिटी का गारंटी है। अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का वायरल होना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि कोई भी उठकर आकर ये बोल सकता है कि भाई ये तो साजिश है, ये तो फेक है, ये तो तुम नहीं कर सकते। एंड इसी वजह से कॉन्स्पिरेसीज बहुत ही जल्दी वायरल हो जाती हैं, जैसे अभी रिसेंटली आर्टेमिस 2 के साथ भी हुआ। लेकिन अगर कोई इंसान बैठ जाए एंड पढ़ने लग जाए कि ये आर्टेमिस 2 मिशन है क्या, ये ह्यूमैनिटी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, मैनकाइंड क्यों आगे बढ़ रहा है, तो किसी भी कॉन्स्पिरेसी से ज्यादा इंटरेस्ट उन्हें इस चीज में आएगा। एंड इसीलिए ये जो मैं वीडियोस बनाता हूं जिसमें मैं आपको बताता हूं कि ये आर्टेमिस मिशन है क्या, ये इसीलिए है ताकि और भी लोग इसमें इंटरेस्ट दिखाएं, ये जानना चाहें कि ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड
कैसे आगे बढ़ रही है। एंड ट्रस्ट मी, आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाएंगे जब आप इसके बारे में थोड़ा सा भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और बहुत लोग बोलेंगे कि भाई तू हम करके क्यों बात कर रहा है जब तू नासा और यूएस की बात कर रहा है। तो मैं हम नासा और यूएस को नहीं कह रहा हूं, मैं हम मुझे, आपको और ह्यूमंस को कह रहा हूं, इस पूरी दुनिया के। क्योंकि हम ही हैं जो एक्सप्लोरर्स हैं और हम ही हैं जिन्हें अपना पर्पस नहीं पता है और पर्पस हम ढूंढ रहे हैं। एंड एज स्पेस एक्सप्लोरर्स, एज एक्सप्लोरर्स, हम ह्यूमंस इसी चीज के लिए बने हैं। एंड इसीलिए मैं हमें ऐसे रेफर करता हूं। एंड एक और बात मुझे बहुत ज्यादा बग करती है कि जो भी कॉन्स्पिरेसी फैलाते हैं, जो भी लोग इस कॉन्स्पिरेसी को हवा देते हैं, कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से सोचो तो वो लोग उन 4 लाख लोगों की मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। वो 4 लाख लोग जिन्होंने ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जिंदगी दे दी, वो 4 लाख लोग जो नासा में बैठकर ये ट्राई कर रहे थे कि कैसे हम चांद पर पहुंच जाए, वो 4 लाख लोग जिन्होंने बिना स्मार्टफोन, बिना अच्छी टेक्नोलॉजी, सिर्फ पेन पेपर और कैलकुलेशन के बेसिस पे 3 लोगों को, जिनमें से 2 लोगों को चांद पर खड़ा कर दिया। एंड सिर्फ खड़ा नहीं किया, सेफली वापस भी ले आए। उन सारे 4 लाख लोगों की मेहनत पर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थूक देती है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यूरी गैगरिन एंड इवन कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, इन सारे लोगों का जो सपना है, इन सारे लोगों का जो बिलीफ है, उन सारी चीजों पर ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सीधा डिसरिस्पेक्ट कर देती हैं। द फैक्ट कि आज आप और हम इतना सब कुछ जानते हैं इस दुनिया के बारे में, ये सब इन्हीं लोगों की वजह से हुआ है। तो अगली बार जब भी आपको कोई बोले कि भाई मून लैंडिंग फेक है, तो उसे आप ये वीडियो जरूर भेज दीजिएगा एंड उनसे एक ये सवाल जरूर पूछिएगा कि भाई अगर मून लैंडिंग फेक होती तो इसरो ने जो फोटोज ली हैं जिसमें ये इक्विपमेंट्स और फुटप्रिंट्स आए हैं एंड ये सब पब्लिकली अवेलेबल है, तो क्या इसरो भी हमसे झूठ बोल रहा है? हम इंडियंस से इसरो कॉन्स्पिरेसी और झूठ का साथ दे रहा है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत आंखें खुली होंगी कि क्यों मून लैंडिंग फेक नहीं की जा सकती थी एंड क्यों ये सारी चीजें रियल है। एंड अगर आपको ये वीडियो हल्की सी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड कमेंट्स में आपको जो सबसे फनी मून लैंडिंग कॉन्स्पिरेसी लगती है वो जरूर बताइएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड तब तक के लिए कीप लर्निंग, स्टे अवेयर एंड जय हिंद।